बदायूं में प्रेमी ने महिला डांसर का चलती स्कूटी पर मर्डर कराया और फिर साथियों के साथ मिलकर शव को दफना दिया। तो उसने गला घोट के रुपट्टे, उन्हीं के रुपट्टे से गला घोटा, गला घोट के उन्हें मार दिया। एक ने पैर पकड़े थे, एक ने हाथ पकड़े थे। टाइम था 18 फरवरी 2025 का, जब यूपी के बदायूं में एक महिला पिछली काफी देर से अपनी 28 साल की बेटी मुस्कान के पास कॉल कर रही थी। वो लगातार अपनी बेटी के पास कॉल कर रही थी, लेकिन उसकी बेटी ने एक बार भी उसका कॉल नहीं उठाया। तो अब वो महिला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने भाई नूर हसन के पास जाकर सारी ही बातें बताने लगती है कि उसने अपनी बेटी के पास कितनी बार कॉल कर लिया है, लेकिन उसने तो एक बार भी कॉल नहीं उठाया। तो नूर हसन भी अब थोड़ी चिंता करने लगता है कि आखिरकार ऐसी उसकी भांजी कहां पर बिजी चल रही है कि उसने अपनी मां का कॉल ही नहीं उठाया। तो वो वहीं पर जा पहुंचता है जहां पर कि इस टाइम उसकी भांजी रहा करती थी। लेकिन उस जगह पर पहुंचकर नूर हसन को पता चलता है कि मुस्कान यहां पर पूरे तरीके से गायब हो चुकी है। इनके आस पड़ोस वालों को नहीं पता कि वो कहां पर चली गई होगी। इस टाइम मुस्कान का 3 साल का बेटा घर पर ही मौजूद है। वो अपनी मां को याद करके बहुत ज्यादा रो रहा है और आखिरी टाइम में मुस्कान जिसके पास उसके बेटे को छोड़कर गई थी, वो महिला बहुत ज्यादा तंग हो चुकी थी। और अब जैसे ही उसने नूर हसन को देखा तो उसकी सांस में सांस आती है कि चलो अब ये आ चुके हैं तो जैसे तैसे कर ये मुस्कान से कांटेक्ट करके उसे बुला लेंगे ताकि वो आकर अपने बेटे को संभाल ले। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद जो कुछ भी नूर हसन को पता चलता है तो वो तो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला था, क्योंकि इनके पड़ोस वालों ने इस बात से इनकार कर दिया कि हमें भी नहीं पता कि मुस्कान कहां पर चली गई है। नूर हसन थोड़ा परेशान तो हो जाता है, लेकिन अपने रिश्तेदारियों में जहां पर भी वो पूछ सकता था उन सारी ही जगहों पर पूछ लेने के बाद भी जब उसे पता नहीं चलता कि मुस्कान कहां पर गई होगी, तो आखिर में वो पुलिस स्टेशन जा पहुंचता है। वहां पर जाकर उसने मुस्कान की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा दी। पुलिस वाले भी उसके बारे में सारी ही चीजें जानने लगते हैं और पुलिस को जैसे ही इस बारे में पता चलता है कि मुस्कान तो नौटंकी में काम करती है, डांस वगैरह वो करती है, तो पहले तो पुलिस का यही शक था कि जरूर इस टाइम उस लड़की का पति उसके साथ नहीं रहा करता था, उसके साथ सिर्फ उसका 3 साल का बेटा था। तो हो सकता है उसे किसी से प्यार हो गया होगा और प्यार के चक्कर में वो उसके साथ यहाँ से चली गई होगी और ज्यादा नहीं तो कुछ एक दिनों बाद वो वापिस आ भी जाएगी। पुलिस ने इसके केस के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मुस्कान की माँ सायरा पुलिस वालों के पास जा पहुंचती है और सायरा का ये कहना था कि पुलिस वालों ने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया था और काफी तरह की ऐसी बातें पुलिस वाले इसके साथ कर रहे थे जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मुस्कान के साथ में ही हुआ सर। मुस्कान रहती थी रिजवान के पास में ही घर पे, बदायूं कमरे पे, उसी के साथ रहती थी, उसी मारता पीटता था। हाँ, रिजवान के संग शादी कर ली थी, इसके साथ में रहती थी, शादी करके अपनी लव मैरिज में शादी करी थी सर, और उसको गला घोट के मार दिया। 1 महीना 10 दिन हो गए सर, पुलिस ने मेरी सुनी नहीं। मुझसे हम गंदे गंदे सवाल करे, आप लोग नाचने गाने वाले हो, धंधे वाले हो। मनोज हुआ जी ने हमने शिकायत करी, फिर यहाँ कोई किसी ने ना सुना तो हम बरेली गए थे IG के पास में। हाँ, मैंने ये बोला था हमने कि नाचने गाने वाले का इंसान नहीं है। तो नूर हसन यूं ही तो आराम से नहीं बैठने वाला था। वो पुलिस वालों के पास जाकर बार बार इस बारे में दरख्वास्त करने लगता है और बताने लगता है कि जनाब, मुझे पूरा का पूरा शक है कि उनकी लड़की के गायब होने के पीछे उसके पति रिजवान का ही हाथ होगा। तो पुलिस वाले रिजवान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इसी टाइम पुलिस को पता चलता है कि रिजवान यहीं के पास के एक गांव अल्लाहपुर गांव का रहने वाला है। इसकी पहली पत्नी जैनब गांव की प्रधान है। रिजवान ने 2 शादियां कर रखी है। उसकी पहली पत्नी जैनब और दूसरी पत्नी मुस्कान है। तो अब पुलिस ऑफिसर्स ने रिजवान के बारे में ही और ज्यादा डिटेल निकालनी शुरू की और इसी टाइम पुलिस को ये बात पता चलती है कि रिजवान कहीं और नहीं जबकि पहले से ही जेल में है। तो वो लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत और जानने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है इसने जेल में रहते हुए ही अपनी पत्नी को गायब करवा दिया होगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी पता चलती है कि जब इसकी पत्नी गायब हुई थी उसके लगभग 1-2 दिन बाद ही ये पुलिस वालों के जाकर सामने सरेंडर कर देता है, क्योंकि इसके ऊपर पहले से ही एक केस चल रहा था और इस टाइम ये जमानत पर बाहर आया हुआ था। तो अपने आप जाकर पुलिस वालों के सामने सरेंडर क्यों किया होगा? इसी तरीके के काफी सारे सवाल अब पुलिस वालों के दिमाग में चल
रहे थे और दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी अब अच्छे से करने लगे थे कि वो लड़की गायब हो चुकी है। इनके पड़ोसियों को कोई भी बात नहीं पता कि वो गई तो गई कहां पर। बस आखिरी टाइम में मुस्कान ने अपने बेटे को यहाँ पर पड़ोसियों को संभलवा दिया था। ये बात कही थी कि वो कुछ ही देर बाद वापिस आ जाएगी, वो कहीं पर चली गई। किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि वो आखिरी टाइम में किसके साथ गई थी। दूसरी तरफ इसका पति कुछ इस तरीके से गड़बड़ में है तो कुछ ही दिनों बाद रिजवान को जेल से रिहा कर दिया जाता है और जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो पुलिस ऑफिसर्स को पता चल जाता है और पुलिस जाकर उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद थोड़ा सख्ताई से उससे पूछताछ करनी शुरू करते हैं। पहले तो रिजवान ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो इसी तरीके से जेल से अभी रिहा होकर आया हूँ, आप मेरी हिस्ट्री देख सकते हैं। तो पुलिस ने सारी ही चीजें रिजवान के सामने रख दी कि भाई तू इस दिन अरेस्ट हुआ था, ये तूने कांड किया था, उसके बाद तू जमानत पर बाहर आया हुआ था तो तूने अपने आप जाकर पुलिस ऑफिसर्स को क्यों सौंप दिया, तू अब यहाँ पर जमानत पर बाहर आया हुआ था तो कोई कंपलसरी नहीं था कि उसी टाइम तुझे वापस जाना था, तो तूने जाकर अपने आप को वापस जेल में बंद क्यों करवा लिया। इसी तरीके के बहुत सारे सवाल अब पुलिस ऑफिसर्स के दिमाग में थे और इन सारे ही सवालों का जवाब रिजवान अच्छे से नहीं दे पा रहा था। और उसके बाद जब पुलिस ऑफिसर्स ने उसके ऊपर थोड़ी और ज्यादा सख्ताई दिखाई तो रिजवान टूट जाता है और उसके बाद एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी पुलिस ऑफिसर्स के सामने आती है। रिजवान ने बताना शुरू किया कि जनाब मैं अल्लाहपुर गांव का रहने वाला हूँ, इस टाइम मेरी शादी हो चुकी थी जनेब नाम की एक लड़की से और मेरी पत्नी गांव की प्रधान बनी हुई है। वैसे तो हम लोगों के पास किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन 2020-21 के आसपास हमारे गांव में एक नौटंकी आई थी और उसी नौटंकी में मुस्कान भी शामिल थी। वो काफी ज्यादा लाजवाब डांस किया करती थी, उसके डांस को देखकर मैं पूरे तरीके से फिदा हो जाता हूँ। और उसके बाद तो मुझे जैसे ही पता चलता है कि मुस्कान का जो ये नौटंकी है यहाँ आसपास के गांव में आने वाली है तो मैं वहीं पर पहुंच जाया करता था स्पेशली तौर पर मुस्कान का डांस देखने के लिए। धीरे धीरे कर मुझे इससे इतना ज्यादा प्यार हो जाता है कि मैंने जाकर इसे डायरेक्टली प्रपोज कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे कर उसके भी मन में मेरे लिए प्यार उमड़ने लगता है और एक टाइम ऐसा भी आता है जब हम दोनों ने मिलकर शादी कर ली। और उसके बाद तो मुस्कान को भी पता चल जाता है कि मेरी तो पहले से ही शादी हो चुकी है। अब वो काफी सारे सवाल मुझसे कर रही थी कि अब वो उसके साथ किस तरीके से रह पाएगी, क्योंकि पहले ही उसकी पत्नी उसके साथ उसके घर पर रहती है तो वो इसे तो आने नहीं देगी, जिसके चलते रिजवान उसे 10,000 रुपए महीना देना शुरू कर देता है और उसे एक दूसरी जगह पर कमरा दिलवा कर रहने लगता है। और यहीं पर पिछले काफी सालों से मुस्कान रहती आ रही थी। वो हर महीने उसे 10,000 रुपए दे दिया करता था, लेकिन जैसे ही टाइम 2021-22 का आता है तो मुस्कान को एक लड़का हो जाता है और जब से उसकी जिंदगी में ये लड़का आया था उसके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। 10,000 से 15,000 उसका खर्चा हो जाता है, उसके बाद 20,000 हो जाता है और यूं ही बढ़ते बढ़ते अब टाइम 2025 का आ चुका था तो उसका ये कहना था कि वो हर महीने 40,000 रुपए लेना चाहती है क्योंकि 10,000 रुपए में उसका खर्चा नहीं चलता। और मैं उसे ये बात कहा करता था कि इतने पैसे का आखिरकार वो करने वाली क्या है। मुस्कान का ये कहना था कि अभी तक वो बिल्कुल अकेली अपने घर पर रहा करती थी तो उसका इतना ज्यादा खर्चा नहीं था। अब उसकी जिंदगी में उसका एक बेटा आ चुका है तो उसे अच्छे से इसकी भी परवरिश करनी है। तो जैसे तैसे कर कुछ एक दिनों तक तो वो उसका खर्चा उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ इतना आमदनी उसके पास भी नहीं थी, नॉर्मल सी उसकी इनकम हुआ करती थी। और अब जब से उसने 40,000 रुपए अपनी दूसरी पत्नी मुस्कान को देने शुरू किए तो अब ये पूरे तरीके से लगातार कंगाल होता जा रहा था। इसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे कर जुगाड़ करके वो उसे पैसे दे दिया करता था। लेकिन जब से उसने 40,000 रुपए इसे देने शुरू किए इसके अंदर बहुत ज्यादा कड़की आ चुकी थी और उसके बाद इसके दिमाग में काफी सारे सवाल आने लगते हैं कि यार क्या इसने ये दूसरी वाली शादी करके ठीक किया है, क्योंकि इस टाइम इसकी पहली पत्नी जनेब को भी इस बारे में पता चल चुका था कि इस बंदे ने दूसरी शादी कर ली है और इतना ज्यादा खर्चा अब वो उसका उठा रहा है। तो उसकी पहली पत्नी उसे बहुत ज्यादा उल्हाने दिया करती थी और इन सारी ही चीजों के नीचे लगातार रिजवान दबता ही जा रहा था। एक तरफ तो वो अपनी पत्नी का खर्चा उठा रहा था, पहले वाली पत्नी का भी उसे खर्चा उठाना पड़ता था, दूसरी तरफ पहले वाली पत्नी के उल्हाने ही खत्म नहीं हो रहे थे। तो एक दिन वो बहुत ज्यादा निराश हुआ
हुआ अपने खेत में बैठा हुआ था कि तभी इनके गांव के दो लोग राम अवतार और राधेश्याम इसके पास आ पहुंचते हैं और वो उन्हें अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम बताने लगता है और ये बात कहता है कि क्या तुम लोगों के पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे कि मैं इस दिक्कत से बाहर आ पाऊं। तो इन दोनों ने ही ये बात कही कि ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, हम लोग उसे ठिकाने लगा सकते हैं। तो रिजवान ने इन दोनों को ही ये बात कही कि अगर तुम मेरी ये समस्या दूर कर देते हो तो मैं तुम्हें नगदा नगदी 70 हजार रुपए देने के लिए तैयार हूँ और दूसरी तरफ एक रात के लिए तुम जमकर जितनी भी शराब पी सकते हो, मेरी तरफ से खुली पार्टी होने वाली है। और इस बात को सुनकर राम अवतार और राधेश्याम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि एक ही दिन में इतने सारे पैसे, फिर तो हमारी मौज ही हो जाएगी। वो दोनों इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और इन तीनों ने ही मिलकर अब प्लान बनाना शुरू किया कि किस तरीके से ये लोग उसे ठिकाने लगाने वाले हैं। अगले लगभग 2-3 दिनों तक ये यूं ही प्लान बनाते रहते हैं और इसके अलावा उन्होंने ये भी प्लान बनाया कि अब उसे मार तो डालेंगे हम लोग, लेकिन ठिकाने कहां पर लगाएंगे। तो राधेश्याम और राम अवतार इस टाइम ठेके पर लेकर एक खेत में खेती किया करते थे। उन्होंने रिजवान से ये बात कही कि अगले 5 सालों तक प्रधान तो तुम ही रहने वाले हो, तो ये खेत तुम बस हमसे छुड़वाना मत, क्योंकि हम लोगों ने प्लानिंग ये बनाई है कि इसके अंदर हम लोग एक गड्ढा खोदेंगे और उसके अंदर मुस्कान को डाल देंगे और अगले 5 सालों के अंदर तो वो पूरे तरीके से कंकाल में तब्दील हो जाएगी। यही सारी की सारी वो लोग बातें इस टाइम कर रहे थे। पूरी की पूरी प्लानिंग बन जाने के बाद रिजवान आखिर में मुस्कान के पास जा पहुंचता है। सबसे पहले उसने उसके पास कॉल किया, जैसे तैसे कर बहला फुसला कर वो उसे बुला लेता है और मुस्कान भी तैयार हो जाती है क्योंकि इस टाइम उसका पति उसे लेने के लिए आया हुआ था। मुस्कान सीधी की सीधी रिजवान के पास जा पहुंचती है। रिजवान इस टाइम स्कूटी पर उसे लेने के लिए आया था, अपने साथ बैठाकर वो उसी खेत में अपने साथ लेकर जाता है। अब रात के करीबन 9 बजे का टाइम हो चुका था जिस टाइम रिजवान मुस्कान को लेने के लिए आया था और जैसे ही वो खेत में पहुंचता है तो मुस्कान बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि यहाँ पर आसपास में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, बिल्कुल जंगल जैसा यहाँ पर माहौल बना हुआ है और सामने अगर देखा जाए तो 2 लोग बैठकर शराब पी रहे हैं क्योंकि राधेश्याम और राम अवतार को उसने शराब दे दी थी। ये लोग पिछले काफी देर से अपने खेत में खड्डा खोद रहे थे, शराब पीते उसके बाद दोबारा से खड्डा खोदने लग जाते और इसी तरीके से खड्डा खोदते खोदते उन्हें पूरा दिन बीत चुका था। लेकिन रिजवान मुस्कान से ये बात कहता है कि वो ज्यादा ना घबराए, वो इसके साथ ही तो है, तो घबराने वाली क्या बात है। और उसके बाद वो दोनों के दोनों उन्हीं के पास जा पहुंचते हैं। मुस्कान एक तरफ साइड में जाकर इस टाइम खड़ी हुई थी, वो पूछ भी रही थी बीच बीच में रिजवान से कि आखिरकार हम लोग यहाँ पर आए ही क्यों हैं और किस तरीके की वो उससे बातें करना चाहता था। तो राम अवतार और राधेश्याम के पास पहुंचने पर रिजवान ने सबसे पहले तो थोड़ी सी शराब पी और उसके बाद वो तीनों के तीनों मुस्कान के पास आ पहुंचते हैं। राधेश्याम और राम अवतार ने उसके हाथ और पैरों को पकड़ लिया और रिजवान ने उसी की चुन्नी से उसका गला घोटना शुरू कर दिया। अगले कुछ एक देर तक तो मुस्कान यहाँ पर चिल्लाने की कोशिश करती है, स्ट्रगल करती है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन ये 3 लोग थे, वो अकेली थी और कुछ ही देर बाद वो अपनी जान गंवा देती है। ये अपनी जान गंवा चुकी थी, तीनों के तीनों उसे उठाकर साइड में रख देते हैं और उसके बाद दोबारा से शराब पीना शुरू कर देते हैं क्योंकि घबराए हुए तो तीनों ही थे, लेकिन एक की तो दिक्कत खत्म हो रही थी और 2 लोगों को छिककर शराब मिल रही थी। दूसरी तरफ 70 हजार अब उन लोगों के पास रुपए आ रहे थे। तो जैसे तैसे कर हिम्मत करके वो उसकी बॉडी को उठाकर उसी गड्ढे में डाल देते हैं और उसके बाद लगातार इसके ऊपर मिट्टी डालने लगते हैं। ये सारा का सारा काम जैसे ही पूरा होता है तो उनकी शराब खत्म हो चुकी थी, लेकिन रिजवान पहले ही अपने साथ 2 बोतलें लेकर आया था। उसने दोनों की दोनों बोतल निकाली और राधेश्याम और राम अवतार को वो पकड़ा देता है, पैसे भी वो उन्हें दे देता है और उसके बाद दोनों के दोनों वो बंदे यही बात कहते हैं कि तुम अगले बस 5 सालों तक ये संभाल लेना कि ये जो हम लोगों ने ठेके पर खेत ले रखा है ये कोई वापस ना मांग ले, नहीं तो हो सकता है वो यहाँ पर आकर किसी न किसी तरीके से ट्यूबवेल लगाने के लिए या फिर किसी और कारण से यहाँ पर खड्डा खोदता है तो नीचे एक कंकाल निकल ही आएगा। ये सारी की सारी बातें वो इस टाइम कर रहे थे और रिजवान भी उन्हें समझाते हुए कि वो इतनी ज्यादा चिंता बिल्कुल भी ना करें, वो सब संभाल लेगा। वो वापस घर पर आ जाता है, लेकिन घर पर आने के बाद उसे पता चलता है कि अगर इस तरीके से इस टाइम मुस्कान गायब हुई है तो इसकी माँ हुई, इसके परिवार वाले हुए, उसे ढूंढेंगे
लेंगे जरूर, तो हो सकता है इसके ऊपर वो लोग शक करने लग जाएं। तो वो सबसे पहले तो 1-2 दिनों के अंदर अंदर जो कुछ भी उसे बाहर अपना सारा कुछ संभालना था वो सारी ही चीजें मैनेज कर लेने के बाद, एक केस की तो इसके ऊपर पहले से ही चल रहा था, ये वापस जाकर पुलिस वालों को अपने आप को सौंप देता है। पुलिस वाले तो पहले कंफ्यूज थे कि आखिरकार ये बंदा अब पैरोल पर बाहर गया था तो खुद ही वापस क्यों आ गया, लेकिन उन्हें इस बात से ज्यादा मतलब नहीं था, जिसके चलते उसे पकड़कर वापस जेल में डाल दिया जाता है। और दूसरी तरफ मुस्कान के घर वाले इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे कि आखिरकार उनकी बेटी गई तो गई कहां पर। लेकिन पहले तो पुलिस ने इस केस के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही इस बारे में पता चलता है कि ये केस इतना ज्यादा घुमा हुआ है तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी नहीं छोड़ती और उसके बाद अच्छे से इस केस के ऊपर छानबीन करनी शुरू कर दी। और आखिर में पुलिस ऑफिसर्स इन तीनों ही लोगों को पकड़कर उसी खेत में जा पहुंचते हैं जहां पर कि आखिरी टाइम में मुस्कान को इनके द्वारा गाड़ दिया गया था और मुस्कान का कंकाल वो लोग खोदने लगते हैं। जेसीबी की मदद से वहां पर खुदाई चल रही थी, लेकिन 4 से 5 फुट खोद लेने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। तो पुलिस ने इन तीनों ही लोगों से दोबारा से पूछताछ करनी शुरू की कि क्या वो इन्हें पागल बना रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि जनाब हम लोगों ने उसकी बॉडी को थोड़ा गहराई में दफनाया था क्योंकि हमें ये बात लग रही थी कि हो सकता है ये ट्रैक्टर वगैरह जब यहाँ ऊपर से खुदाई वगैरह करेगा तो हो सकता है उसी के चलते वो बॉडी बाहर ना आ जाए। तो आप तकरीबन 8 से 9 फुट खोद दीजिए और जैसे ही खुदाई की जाती है तो एक कंकाल नीचे से निकल आता है। मुस्कान की बॉडी यहाँ पर तकरीबन पिछले 40 दिनों से मिट्टी में दफन थी और यहाँ पर आसपास में गेहूं उगी हुई थी। उस स्पेसिफिक जगह में उन लोगों ने खुदाई करके वहां की सारी गेहूं को खराब कर दिया था और वो जगह अलग ही समझ में आ रही थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब पुलिस के पास कंकाल आ चुका था, तीनों के तीनों कातिल आ चुके थे, तो पुलिस ने कंकाल को फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया और ये बात रिपोर्ट में पता चल जाती है कि ये बॉडी किसी और की नहीं जबकि मुस्कान की ही है। और ये सारी ही बातें जैसे ही पुलिस को पता चलती हैं कि ये चीज प्रूव हो चुकी है कि कातिल ये 3 लोग हैं, बॉडी यहाँ पर मिल चुकी है, तो उन्हें आखिर में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पूरे प्रकरण को जब विवेचना की गई, जब पूछताछ की गई और इसमें आगे कार्रवाई की गई तो ये पता चला कि रिजवान ने ही अपने 2 साथियों राधेश्याम और राम अवतार की मदद से मुस्कान को उझानी में एक नरों के जंगल में ले गया और वहाँ उसने गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। वहीं बगल में उसने गड्ढे खोदकर उसको दफना दिया था। इस संबंध में जब उस तीनों अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो उनके निशानदेही पे उस घटनास्थल पर जाके डेड बॉडी को रिकवर किया गया है और साथ ही साथ सारे साक्ष्य एकत्रित किया गया है। अभी तीनों अभियुक्तों को रिमांड के लिए न्यायालय भेजा जा रहा है। देखिए, मोटिव अभी जो है वो रिजवान के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये महिला मेरे साथ थी, हम दोनों के संबंध थे और इस महिला का एक बच्चा भी था जिसकी परवरिश के लिए रिजवान 10,000 रुपये के आसपास देता था, जैसा कि रिजवान ने बताया है, और महिला की डिमांड 40,000 के आसपास थी। तो इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े होते थे और संभवतः कुछ और भी बात रहे होंगे जिसपे दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट रहा होगा। रिजवान का कहना है कि मैं इसी बात से तंग आकर इस महिला की मैंने अपने दोस्तों की मदद से हत्या कर दी। और अभी भी इन तीनों ही लोगों के ऊपर केस चल रहा है और कुछ इस तरीके से मुस्कान के कातिल पकड़े जाते हैं। वैसे दोस्तों, ये केस भी दिल को बहुत ज्यादा झंझोड़ देने वाला है, जहां पर कि एक व्यक्ति की पहले से ही शादी हो चुकी थी, उसके बाद वो जानबूझकर एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है और उसके साथ भी वो अच्छे से नहीं निभा पाता है और कुछ इस तरीके से वो उसकी जान ले लेता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर क्या सिर्फ और सिर्फ गलती रिजवान की ही नहीं है? क्योंकि मुस्कान को तो शायद इस बारे में पहले से पता ही नहीं था कि इस बंदे की पहले भी शादी हो चुकी है और ऐसे व्यक्ति को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट अक्षता जाधव को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।